हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग 12th के फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ओके, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 15 लेक्चर मैंने अभी तक अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग में से कोई भी न्यू व्यूअर्स आए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन वीडियो को देखे जा करके उसको विजिट करें, तब आप लोग आगे इस वीडियो को पढ़ाएँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अदरवाइज़ आप पढ़ के आए हैं तो अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो आगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ खूबसूरत लाइन हो जाए। खूबसूरत लाइन मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोग को। एक बच्चे कह रहे थे, सर क्या आप सिर्फ मोटिवेशनल शेर व शायरी करते हैं, तो कुछ मोहब्बत की शेर व शायरी भी की जाए। तो चलिए, मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ, आप लोग मुझे मोहब्बत करते हो, तो इस मोहब्बत के नाम कुछ लाइनें हो जाए। ओके, कुछ देर हो गई है, इस बीच में 3-4 दिनों से मैं कंटिन्यू लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो अब अपलोड करूँगा, मैं ऐसे आप लोगों का डालना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस मोहब्बत के नाम कुछ लाइनें। खता हो गई तो सज़ा बता दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो। खता हो गई तो सज़ा बता दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो। देर हो गई है याद करने में ज़रूर, देर हो गई है याद करने में ज़रूर, लेकिन तुमको भुला देंगे ये ख्याल दिल से मिटा दो। तो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके आप लोग बताना कि कैसा शेर शायरी था, मोहब्बत वाली शेर शायरी। चलिए, तो इस लेक्चर को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोग इसको लास्ट तक इस वीडियो को देखना, कहीं भी स्किप मत करना, कहीं भी भगाना उगाना नहीं आगे वीडियो को, और पूरा देखना तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। बस मेरे साथ बने रहना लास्ट तक। ठीक है, चलो, मैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए, मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना रखा है, देखिए ये नोट्स। ओके, तो नोट्स में सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जाम, ये मैंने जो लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी, आप लोग चिंता मत करो। ये पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ये, एरिया वैक्टर। अब ये पहले कंसेप्ट आप लोग समझ लो, ये क्या होता है। मैं पहले इसको व्हाइट पेज पर जाकर के आपको समझाता हूँ। एरिया वैक्टर, आप लोग समझना एरिया वेक्टर क्या होता है सर। तो देखो, इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत पहले पढ़ा है। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है। ओके, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपका, इसका लेंथ x है, लंबाई x है, विड्थ y है। विड्थ मतलब चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। तो मैंने ये रेक्टेंगल बना रखा है, लेंथ इसका x है, विड्थ y है। अब इसका एरिया क्या हुआ, एरिया आप लोग जानते हो कि एरिया, सर एरिया इसका होता है, एरिया को मैं s लिख रहा हूँ यहाँ पे, s, a भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में s लिखा है इसलिए मैं एरिया को s लिख रहा हूँ। ओके, तो x इंटू वाई, एरिया ये होता है, रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, अभी तो ये एरिया का मैग्नीट्यूड हुआ, ये एरिया, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया ना होता है। ओके, चलो, अब मैं कहूँगा कि सर एरिया को वेक्टर कैसे ट्रीट किया जाता है, वेक्टर कैसे बनाया जाता है। तो आप चलो, आप लोगों ने 11th में वेक्टर में पढ़ा होगा, याद होगा आप लोग को कि एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते थे तो a क्रॉस b वेक्टर निकालते थे, a क्रॉस b, और उसका मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर ना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसका ये हमको एरिया देता था। तो ये एक तरह का वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकलता था। तो हम लोग क्या करते थे कि ए को बी से हम लोग स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते थे। तो ए से बी की ओर हम लोग रोटेट करते थे, हाँ, इसको स्क्रू को, या एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में। तो या तो इस ए वेक्टर जिसमें है, जैसे मान लो ये ए है, ओके, ये बी है, ओके, जिस प्लेन में ए और बी है, जिस कागज़ पे ए और बी है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मैंने बताया था, इसमें हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। अगर किसी को वेक्टर नहीं आता है, चिंता मत करना आप लोग, मैं डिटेल से एक अभी लेक्चर, बेसिक लेक्चर 11th वाले के लिए बनाने वाला हूँ। ओके, तो सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बहुत डिटेल से बनाने वाला हूँ, तो आप लोग चिंता नहीं करना। तो ए क्रॉस बी जब भी आप निकालते हो ना, तो ए क्रॉस बी आपका एरिया देता है, मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड, तो ये एरिया देता है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है कि ए जिस प्लेन में है, अब बी जिस प्लेन में है, ये ए है मान लो, ये बी है, इसके परपेंडिकुलर, इसके कागज़ के परपेंडिकुलर। जैसे कागज़ आपका देख लो, मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप पेपर आप देख रहे हो, अभी कॉपी पास में रखे हुए हो, कॉपी के ऊपर पेन को खड़ा करो, एकदम परपेंडिकुलर खड़ा करो, परपेंडिकुलर खड़ा कर लिया। जो परपेंडिकुलर है ना, वही पेन का डायरेक्शन उस एरिया का डायरेक्शन है। कागज़ का एरिया होगा, कागज़ पे आप रख रहे हो, तो कागज़ के ऊपर रखने पे, ओके, पेन को खड़ा करके रख दो परपेंडिकुलर। तो पेन को जब परपेंडिकुलर रखोगे तो पेन परपेंडिकुलर है, वही डायरेक्शन उस एरिया का डायरेक्शन है। ओके, वो एरिया का परपेंडिकुलर भी कराता है, एरिया का नॉर्मल भी कराता है, वही एरिया का डायरेक्शन भी होता है। आपको सर डायरेक्शन ऊपर, एरिया के ऊपर होगा कि एरिया के नीचे होगा, तो दोनों डायरेक्शन ले सकते हो, क्योंकि एरिया के ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल सकते हो आप,
जैसे एरिया के ऊपर भी डाल सकते हो, ऐसे ऐसे ऊपर भी डाल सकते हो, एरिया के नीचे भी डाल सकते हो। तो मेरी बात गौर सुना, कोई भी एरिया का एरिया, जो भी एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, और उसका डायरेक्शन भी होता है। यानी एरिया को हम लोग एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई ज़रूरत पड़ेगा अभी आपका। वो सर ये एरिया एरिया परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर है, जो मैंने अभी पेन वाला एग्जांपल दिया आप लोगों को, ये पेन है ऊपर वाला खड़ा हुआ, तो नीचे कागज़ के ऊपर भी तुम पेन को खड़ा कर सकते हो, कागज़ कॉपी के नीचे भी, कागज़ के नीचे भी कॉपी को पेन को खड़ा कर सकते हो। तो ये जो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो एक परपेंडिकुलर वर्ड के लिए यहाँ पर नॉर्मल वर्ड यूज़ होगा। नॉर्मल मतलब वो वाला नॉर्मल नहीं कि तुम नॉर्मल हो, ओके, वो वाला नॉर्मल नहीं। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कागज़ का जो नॉर्मल है या एरिया का जो नॉर्मल होगा वही उसका डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर पूछेगा आपको कि एरिया क्या है, तो एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर एंड हुज डायरेक्शन, ओके, अलोंग द नॉर्मल ऑफ द एरिया, मैंने उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल के अलोंग होगा। नॉर्मल के अलोंग मतलब सर, नॉर्मल का मतलब होगा कि जो इस एरिया पे परपेंडिकुलर डाला गया है उसी के डायरेक्शन में उसका एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। पानी समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एरिया वेक्टर, बच्चे लोग कन्फ्यूजन होता है। तो पहली बात ये समझ लो कि कोई भी एरिया अगर होगा तो उस एरिया का एक नॉर्मल होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, और उसी परपेंडिकुलर के अलोंग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मेरी बात गौर सुनना, जो नहीं समझ में आता उसको वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से सुनो। एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट होता है। एरिया का मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा, जैसे ये मान लो लेंथ, मान लो कि विड्थ है, ये लेंथ है, तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया होगा, ये मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो इस एरिया का डायरेक्शन इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाएगा, नॉर्मल डाला जाएगा, उस नॉर्मल के अलोंग, उस नॉर्मल के डायरेक्शन जो होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन वही इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, बात खत्म। तो जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो अब आपसे पूछे, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल है, आयत है, ओके, इस रेक्टेंगल का ये एरिया क्या है, जैसे मान लो इसका विड्थ हो गया y, लेंथ हो गया x, तो इसका एरिया तो हो गया xy, एरिया मतलब मैग्नीट्यूड इसका, ये एरिया हो गया, एरिया का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, एरिया हो गया xy। लेकिन वेक्टर कैसे लिखोगे, तो जैसे मान लो ये आपका नॉर्मल है, सॉरी मैं इसको सही से कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा, ये आपका नॉर्मल है, ऊपर भी ले सकते हो नॉर्मल, नीचे भी ले सकते हो। ये प्लेनर सरफेस कराता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया प्लेनर सरफेस है, प्लेनर मतलब प्लेन है, ओके। जैसे ये रेक्टेंगल प्लेनर सरफेस है, जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर का नाम सुना होगा, चारों साइड इक्वल, ओके, ये भी प्लेनर सरफेस है, क्लियर हो गया। अब जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा सर्किल, ओके, ये देखो सर्किल, सर्किल भी प्लेनर सरफेस है। अब जैसे तुम लोगों ने देखा फुटबॉल देखा आप लोगों ने, फुटबॉल या बॉल, गेंद, ओके, टेनिस बॉल जो होता है, तो वो बॉल या फुटबॉल बोलो, तो फुटबॉल के ऊपर वाला जो सरफेस है वो कर्व सरफेस है, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस, वो प्लेनर सरफेस नहीं है। प्लेनर सरफेस तो ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये आपका प्लेनर सरफेस है, प्लेनर सरफेस कहते हैं। एक एक वर्ड को सुनो, एनसीईआरटी में एक एक वर्ड मेंशन किया गया है, ओके। तो प्लेनर सरफेस का दो डायरेक्शन होता है, इसका, उसके नॉर्मल का, उसके परपेंडिकुलर का दो डायरेक्शन होता है, एक कागज़ के ऊपर, एक कागज़ के नीचे, ठीक है। यानी कि दो डायरेक्शन आप ले सकते हो, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, कोई रूल नहीं है इसके लिए, ओके। लेकिन जो स्फीयर है, जैसे स्फीयर मैंने बोला गोला, ओके, स्फीयर 3D सरफेस है, ये तो 2D सरफेस है, ये सब जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये सब 2D सरफेस है, सर्किल है, ओके, ये 2D सरफेस है। लेकिन जो स्फीयर है, जैसे बॉल है, ये 3D सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस। तो क्या होगा, इसका जो बाहर वाला सरफेस है, ऊपर वाला जो गोल गोल देख रहे हो, वो कर्व सरफेस कहलाता है, कर्व सरफेस। तो इसका जो ये होता है, ये नॉर्मल होता है, इसका नॉर्मल हमेशा, ओके, ध्यान रखना, सेंटर से दूर होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो वो हमेशा बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर कभी नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। तो चूंकि स्फीयर या बॉल ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज मतलब बंद है, पूरी तरह बंद है। 3D सरफेस जितनी भी जनरली हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर हमारे सिलेबस में क्लोज सरफेस जो भी होगा 3D सरफेस होगा, बात खत्म। मैंने जितने भी 3D सरफेस होंगे वो क्लोज सरफेस होंगे। जैसे कि क्लोज सरफेस कौन कौन होगा, स्फीयर, गोला 3D फिगर है, गोला स्फीयर जो हुआ। उसके अलावा आपका सिलेंडर, सिलेंडर हम लोग बनाते हैं, सिलेंडर जो जिसको हम लोग बेलन बोलते हैं, तो बेलन भी आपका एक क्लोज सरफेस है। क्लोज मतलब बंद सरफेस, पूरी तरह बंद है। तो 3D सरफेस जितना भी हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जितने भी 3D सरफेस की बात करने वाले हैं, वो सब क्लोज्ड होने वाला है। आई जो प्लेनर सरफेस देख रहे हो, ये वाला प्लेन, ये ओपन सरफेस है, ओपन मतलब खुला हुआ, ओके। तो क्लोज्ड सरफेस का एक ही परपेंडिकुलर होता है, इसका एक ही परपेंडिकुलर होगा, एक ही परपेंडिकुलर, माने कि हमेशा आउटवर्ड द नॉर्मल, ओके, आउटवर्ड द नॉर्मल, माने कि आउटवर्ड, इसका नॉर्मल जो होगा वो हमेशा बाहर की ओर होगा, ठीक है, आउटवर्ड होगा, इसके सरफेस के आउटवर्ड दी सरफेस, ओके। तो नॉर्मल के अलॉन्ग, नॉर्मल इसका हमेशा कैसे बनाओगे, कौन सा नॉर्मल क्यों बनाएंगे, परपेंडिकुलर क्यों बनाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ही उस एरिया का वेक्टर, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ये इंपॉर्टेंट है, यही समझना है, बच्चों को दिक्कत होता है।
तो देखो प्लेनर सरफेस का कई वो परपेंडिकुलर डाल सकते हो पर प्लेनर सरफेस में प्लेनर सरफेस किसको बोलते हैं, जो 2D सरफेस है। ओके, जैसे रेक्टेंगल, आयत, ट्राइंगल, त्रिभुज, स्क्वायर, वर्ग, सर्किल। ओके, इस तरह। तो ये जो जैसे रेक्टेंगल ही तीनों यहाँ पर समझ लो, ये तीनों का, तो ये जो है प्लेनर सरफेस है। अब प्लेनर सरफेस का दो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हो, एक कागज़ के ऊपर, एक कागज़ के नीचे। तो दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो एरिया वेक्टर का दो डायरेक्शन, क्योंकि दो परपेंडिकुलर है, तो एक परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, एक परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है। लेना कोई एक ही है लेकिन। ओके, जनरली जो है हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाला लेते हैं, जो भी ऊपर वाला होता है वो लेते हैं, लेकिन अगर ना बोला जाए तो दोनों किस करना पड़ेगा। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग को, वैसे भी कंसेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, सो डोंट वरी। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा सर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे, चाहे ऊपर या नीचे। प्लेनर सरफेस होगा तो ऊपर या नीचे, जैसे 2D सरफेस प्लेनर सरफेस कहलाएगा, प्लेनर सरफेस। ओके, तो अगर परपेंडिकुलर ऊपर डालेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा। ओके, अगर परपेंडिकुलर नीचे की ओर डालेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, तो परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर जो डालेंगे वही परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होगा। तो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन जो होगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो वो आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। किसके लिए सर, प्लेनर सरफेस के लिए, 2D सरफेस के लिए। ये ओपन सरफेस है, ये सब ओपन सरफेस है। जो भी प्लेनर सरफेस है, जो प्लेन है, कागज़ है, वो ओपन सरफेस है। ओपन मतलब खुला हुआ, इसमें कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है। पॉइंट भैया, मानी ये ओपन सरफेस है। लेकिन जो बॉल मैंने बताया था, जैसे स्फीयर की बात कर रहा था मैं, फुटबॉल, सिलेंडर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। इसका परपेंडिकुलर एक ही होगा। जैसे स्फीयर का परपेंडिकुलर, मैं स्फीयर पे आता हूँ, ये स्फीयर है, ये स्फीयर, सर्कल नहीं है, स्फीयर है। फिर से बना रहा हूँ मैं। ओके, अच्छा नहीं बन रहा है, फिर भी चलो। तो ये आपका स्फीयर कैसे बनता है, याद होगा आप लोग को, ऐसे करके याद होगा, ये स्फीयर, ये गोला। तो ये 3D है। अब इसका ये सेंटर है, सेंटर इसका हमेशा, इसका जो तुम इस एरिया, यहाँ पे एरिया एक एरिया लोगे, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे होगा, क्योंकि हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा। ये ऐसे होगा, ये आप लोग जानते होगे शायद, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ई एरिया काटोगे तो इस एरिया का ऐसे होगा, ई एरिया काटोगे, ओके, ई एरिया काटोगे तो ऐसे होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उसके सेंटर से होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो ये ओपन सरफेस है, ये सब क्या है, सॉरी गलती हो गया, ओपन नहीं, क्लोज सरफेस है। क्या है ये, ओके सॉरी, मैं आपको फिर से ठीक कर देता हूँ, वेट। ओके चलो, तो ये एरिया वेक्टर का, ओके, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसका लॉन्ग। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस। ये क्या है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है ये। ओके, क्लोज्ड है। 2D फिगर जितना भी था, 2D जो मैं बात कर रहा था वही प्लेनर सरफेस, वो उसको कहते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस का हम लोग यहाँ बात नहीं करने वाले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लोज सरफेस है। ये स्फीयर जैसा है, तो स्फीयर का याद ना, कोई भी एरिया काटोगे, कहीं भी एरिया काटोगे, यहाँ एरिया काटो, कहीं भी एरिया, कहीं भी काटो, उस एरिया का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से होकर पास करेगा और सेंटर से दूर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो वो नॉर्मल वही हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ इसका। तो कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, किस पे, सरफेस, स्फीयर पे। ओके, या सिलेंडर भी, जैसे सिलेंडर भी क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है। अब इसका एरिया वेक्टर ई वाला, क्योंकि इस पे दो सरफेस है, एक सरफेस इधर भी है, इसको कहते हैं सर्कुलर सरफेस है, ये सर्कुलर होगा। ये कर्व सरफेस है, ऊपर वाला जो देख रहे हो कर्व सरफेस है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस। पेन है ना, पेन के ऊपर वाला पार्ट जो देख रहे हो गोल गोल, वो कर्व सरफेस है। और जो सबसे ऊपर नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो सर्किल के जैसा होता है, वो आपका प्लेनर सरफेस है, सर्किल है। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। क्लियर हो गया, एरिया वेक्टर ऐसे लेना, परपेंडिकुलर लेना है। ओके, एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट होगा सर, ठीक है, समझ में आ गया। एरिया का डायरेक्शन किधर लेंगे सर, तो एरिया का डायरेक्शन लेने के लिए उसमें परपेंडिकुलर डालो। अब परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में होगा वही उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। पहले बात समझाया, बच्चों को थोड़ा सा हजम नहीं होता कि सर एरिया एक वेक्टर है, एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट हो सकता है। ठीक है, जरूरत पड़ेगा अभी, पॉइंट समझाया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस सरफेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा वही एरिया वेक्टर डायरेक्शन होगा। अगर सरफेस क्लोज्ड है, मेरी बात सुनना, क्लोज सरफेस में हमेशा एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, वो भी अवे फ्रॉम दी सरफेस, सरफेस से दूर, आउटवर्ड दी सरफेस, सरफेस के बाहर। ओके, तो क्लोज सरफेस का एक ही डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, या उसका एक ही परपेंडिकुलर होता है, एक ही नॉर्मल होता है। वो नॉर्मल हमेशा उससे आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। इसका दो नहीं होगा, जैसे मैंने अभी बताया था प्लेनर सरफेस यानी 2D सरफेस, तो उसकी जरूरत ही नहीं है वैसे, हमारे सिलेबस में क्लोज सरफेस पढ़ना है मुझे। ओके, हम लोगों को तो क्लोज सरफेस का डायरेक्शन एक ही लेना है बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन है, अंदर क्यों नहीं लेना है, कन्वेंशन है। ओके, एक ही ये डायरेक्शन लेना है, वो भी उस सरफेस के बाहर की ओर। जैसे देखो आप लोग एक सिलेंडर देखो, ये सिलेंडर है,
ये सिलेंडर है। अब सिलेंडर का क्या वो सरफेस है, दो तीन सरफेस है। एक सरफेस तो ये कर्व सरफेस है ये वाला, एक सरफेस ये सर्किल दिखाई दे रहा होगा ये। अब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो, ये एरिया होगा इसका, इसका जो एरिया होगा भाई इसका एरिया होगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, ऐसे ओके, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, आउटवर्ड दी सरफेस, सरफेस के अंदर की ओर भी ले सकते थे, लेकिन ये नहीं लेना है। मतलब कि जो भी 2D 3D फिगर है, जो भी क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस सर, क्लोज सरफेस का मतलब हुआ कि ओके, क्लोज सरफेस का मतलब हुआ कि जो बंद सरफेस हो, 3D सरफेस हो। हम लोग जो भी 3D सरफेस की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग को ज़्यादातर क्या मिलने वाला है, स्फीयर और सिलेंडर, ज़्यादा ये मिलने वाला है। सो डोंट वरी ओके। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का, इसका क्या होगा, ये वाला सरफेस का, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ये कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे कहीं भी ले सकते हो, कोई देखते हैं परपेंडिकुलर हो उसका, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, बहुत ले सकते हो, हमेशा बाहर की ओर, सरफेस से बाहर की ओर। तो दिमाग में बैठा लो, चलो मेरे साथ रिपीट करो कि जो भी 3D फिगर है, जो भी सॉलिड फिगर है, उसको बोलेंगे पहले ओपन सरफेस, वो ओपन सरफेस है, सॉरी गलती हो गया, क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड मतलब बंद, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस का डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के बाहर की ओर होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाएंगे हमेशा। तो ये याद ना, परपेंडिकुलर डालोगे, परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा भाई उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। समझ में, बहुत ज़्यादा बात मैंने बता दिया। चलो आ जाओ, पूरा कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। चलो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कंसेप्ट है, ये एग्जाम में नहीं पूछाएगा एरिया वेक्टर क्या होता है, डोंट वरी। तो देखो मैंने यहाँ पे देखो एक फिगर बनाया आप लोगों के लिए, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा एक चीज़ समझ लो, आप लोग अभी समझ लो, मैं प्लेन पे आ जाता हूँ, ध्यान देना, आप लोग का साथ चाहिए मुझे बस। देखो ये एक सरफेस है, ये देखो ये कागज़ मैंने बनाया, कागज़ जो आपकी कॉपी पे है ओके। इस कॉपी के ऊपर मैंने पेन खड़ा कर दिया, ये पेन परपेंडिकुलर हो गया। ये प्लेनर सरफेस है, ये 2D सरफेस है, इसका दो ठो हो सकता है, नीचे भी ऊपर भी, तो मैं एक ही बना रहा हूँ ओके। ये परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जैसे मान लो ये इसका एरिया मान लो, ये इसका ये स्क्वायर है, इसका साइड एक्स है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है बताओ तो, लेंथ इंटू विड्थ, यानी साइड इंटू साइड, सब साइड तो इक्वल होता है, तो एक्स स्क्वायर पढ़े ना 10th में, 9th 10th में छोटे क्लास में, ये स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है ओके। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड है, ये एरिया का मैग्नीट्यूड हुआ ये, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे लिखोगे, तो डायरेक्शन लिखने के लिए यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो ये पहले इसका परपेंडिकुलर डालो, अब परपेंडिकुलर डालने में उसका एक यूनिट वेक्टर लो, उसको एन कैप बोल दो। ये एन कैप क्या है सर, एन कैप इस परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो वेक्टर डाला गया है, जो एस वेक्टर है, जो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, मैंने बताया था ना कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर के अलॉन्ग ही होता है। तो परपेंडिकुलर डालोगे और उस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिया, उस यूनिट वेक्टर को हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। तो एस वेक्टर अगर निकालना है तो एन वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गया, मैग्नीट्यूड कितना है इसका सर, एक्स स्क्वायर है, मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँ, एन कैप, ये हो गया आपका, सॉरी ये वेक्टर, ये हो गया उसका वेक्टर, वेक्टर नोटेशन हो गया, क्लियर हो गया। तो कभी भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। अब जो इस केस में, चलो अब इस केस में देखो, मैं एक अब कागज़ को ऐसे बना रहा हूँ, मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना। अभी जो कागज़ बना था वो कागज़ को कॉपी पे सुला दिया था, जैसे पेन को कॉपी, सॉरी इसको क्या करो, आप मोबाइल को कॉपी पे सुला दो, तो वो पहला केस हो गया। अब इस तरह बना रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, कॉपी के ऊपर एक मोबाइल को खड़ा करके रख रहा हूँ, खड़ा करके, ठीक है, ऐसे रख रहा हूँ जैसे मैंने बना दिया अभी, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा बताओ तो, कागज़ तो खड़ा है। अब तुम बताओ, जैसे तुमने मोबाइल को खड़ा करके रखा, तो मोबाइल पर तुम मोबाइल के ऊपर जो है पेन को रखो, पेन को एकदम खड़ा खड़ी, मोबाइल के ऊपर पेन को खड़ा खड़ी रखो, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर। ये इसका परपेंडिकुलर होगा। ये मान लो इसका एरिया, इस सरफेस ऐसा है, तो एस एरिया इसका एस है, तो इसका एस वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, इधर इधर। क्यों सर इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर क्यों होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर सरफेस पे है। क्या मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जैसे ही आप लोग सरफेस बनाओगे, सरफेस का एकदम ख्याल रखना कि जो परपेंडिकुलर डालोगे भाई, परपेंडिकुलर का डायरेक्शन उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, बात खत्म, ठीक है। वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चलो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलो तो एरिया वेक्टर का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, बच्चों को परपेंडिकुलर ढूंढने में दिक्कत होता है तो उसको नॉर्मली भी बोलते हैं। चलो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एरिया वेक्टर, मैंने लिखा समझने के लिए, कंसेप्ट है ये, एक्स्ट्रा कंसेप्ट है ये। तो ये कागज़ को मैंने पहले सुला दिया नीचे एरिया पे, अब परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये सरफेस है, इस प्लेनर सरफेस का एरिया है एस ओके, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, ये यही परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा वो इसके सरफेस एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। अब एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो इसका एक यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस हो गया। एस वेक्टर लिखना है तो उस यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया यूनिट वेक्टर। मैंने लिख दिया। एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग नॉर्मल, इस नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। अब ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दो हो सकता है, प्लेनर सरफेस में दो हो सकता है, जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल से देखो कंसेप्ट क्लियर होगा। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। चलो तो ये एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, मान लो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब बताओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कौन परपेंडिकुलर होता है,
जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर होता है। अब जेड एक्सिस इस प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, इस प्लेन के अंदर भी हो सकता है। ओके, ये स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर मैंने ले लिया। अब इस स्क्वायर है तो इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर। इस स्क्वायर का एस है, एस वेक्टर एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो स्क्वायर का एरिया होगा भाई इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर लिख दिया। अब वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो इस स्क्वायर पे परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा, क्योंकि जेड एक्सिस ही एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर स्क्वायर है तो उस पर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। वो ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमको एरिया वेक्टर लिखना है तो उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? के कैप या माइनस के कैप। ऊपर की ओर प्लस, साइड में प्लस के कैप, अब साइड में लेंगे तो माइनस के कैप। ओके चलो, तो अब एरिया का मैग्नीट्यूड करना है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के कैप है, स्क्वायर दोनों हो सकता है, ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो एरिया वेक्टर। ये समझाने के लिए, कंसेप्ट देने के लिए। आप एक और एग्जांपल देख लो। एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस कितना है? आर है, और इसका सरफेस, इसका एरिया एस है, एरिया एस है, ए भी ले सकते हो। तो हम लोग सर्किल का एरिया क्या जानते हैं? पार स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो लिया है इसमें देखो, इसमें इसको एरिया सर्किल को मैंने जो लिया है वो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में लिया है, जेड वाई प्लेन में, इसको वाई जेड प्लेन में बोलते हैं। तब इसमें कौन परपेंडिकुलर होगा? एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सिस से ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे भी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई कैप। तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। चलो मैंने यहाँ लिख दिया, तो एक नोट करके स्टार दे करके। तो देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर का दो डायरेक्शन हो सकता है फॉर अ प्लेनर सरफेस। प्लेनर सरफेस यानी 2D सरफेस, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ठीक है। ओपन सरफेस भी उसको बोल सकते हो, अलॉन्ग नॉर्मल, ओपन सरफेस। क्लियर हो गया? एग्जांपल दो, ये समझना, ये जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं जरूरत पड़ेगा। हम लोग को क्लोज सरफेस की जरूरत पड़ेगी, 3D सरफेस की। ओके, ये तो एक सरफेस ऊपर की ओर भी, एक सरफेस ऐसे करके। मैंने ये कागज़ जो बनाया है आपके पेपर पे, ये परपेंडिकुलर कागज़ है, ऐसा बनाया मैंने, ठीक है। चलो ये समझ आ गया? दो से दो इसका परपेंडिकुलर होगा तो दो वेक्टर का डायरेक्शन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिया था। अब चलो, अब क्लोज सरफेस के लिए देखो, बाय कन्वेंशन ओनली वन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन। कन्वेंशन ये मान लिया गया है कि जो क्लोज सरफेस के लिए, फॉर अ क्लोज सरफेस और 3D सरफेस, हम लोग जो भी इस चैप्टर में 3D की बात करने वाले हैं, जैसे कि स्फीयर, सिलेंडर, ओके, क्यूबॉइड, क्यूब, जितने भी बात करें, घन, घनाव, बेलन और शंकु यानी कोन, और ये स्फीयर यानी गोला, तो जितने भी 3D स्पेस सरफेस की बात करने वाले, 3D बॉडी की बात करने वाले हैं, वो 3D सरफेस जो लेंगे वो क्लोज सरफेस होगा। क्लोज सरफेस हम की बात करने वाले हैं। तो क्लोज सरफेस का एक ही डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर का, एक ही डायरेक्शन होगा नॉर्मल का। आज जब नॉर्मल एक ही बनेगा, आउट साइड होगा, हमेशा बाहर की ओर होगा, और सरफेस से बाहर की ओर होगा, तो उसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी एक ही होगा, ठीक है। विच इज़ अलॉन्ग, मैंने लिख दिया, विच इज़ इन अलॉन्ग आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। जो सरफेस पे नॉर्मल डाला गया, जो बाहर की ओर डाला गया, सरफेस पर बाहर की ओर डाला गया नॉर्मल। ओके, सरफेस पर बाहर की ओर डाला गया नॉर्मल के अलॉन्ग ही उसका डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। देखो यहाँ क्यूबॉइड देख रहे हो, क्यूब देखो पहले, क्यूब, ये क्यूब है, क्यूब बना दिया। ऊपर अंदर की ओर कभी डायरेक्शन नहीं लेना एरिया वेक्टर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। देखो ये हो गया टॉप, ये हो गया टॉप, ये हो गया आपका बॉटम, नीचे वाला। ये हो गया, ये सरफेस हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट। एक हो गया सामने वाला फ्रंट, पीछे वाला बैक। ओके, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए इधर इधर ऐसे ऐसे। ओके, समझ आ गया बात को? जो परपेंडिकुलर, हमेशा बाहर की ओर, एक ही से डायरेक्शन लेना है, हमेशा बाहर की ओर। जो परपेंडिकुलर होगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? चलो इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कंसेप्ट पे। ये तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैंने बता दिया, नोट कर लेना, पहले एरिया वेक्टर को नोट कर लेना। अब आते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप समझना आसान होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है। दिमाग में सेट कर लो कि कोई भी एरिया होगा, उस एरिया पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे, वही परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। बस इतना याद रखना, परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर डालेंगे, वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ओके, याद रखना बात को, यानी कि याद रखना कि कोई भी एरिया का एक अपना परपेंडिकुलर होता है। जैसे लैला का नाम मजनू के साथ आता है, मजनू का नाम लैला के साथ आता है। बिना लैला के मजनू का कोई वजूद नहीं है, बिना मजनू के लैला का कोई वजूद नहीं है, यानी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। उसी तरह कोई भी एरिया की बात करोगे तो उस एरिया का एक अपना एक परपेंडिकुलर होगा, जो हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो परपेंडिकुलर एकदम दिमाग में बैठाने की परपेंडिकुलर होता ही होता है। अब वही परपेंडिकुलर उस एरिया का डायरेक्शन होता है, बात खत्म, ठीक है। दिमाग में सेट कर लो। चलो, यानी कि अभी भी कन्फ्यूजन होगा ना तो क्या करना, कॉपी के ऊपर पेन रख लेना, पेन खड़ा कर देना, एक पेन को खड़ा कर दोगे, भाई आपका एरिया परपेंडिकुलर हो गया, भाई एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। चलो, अब ये फ्लक्स क्या है सर? आप समझना, फ्लक्स को कंसेप्ट समझाता हूँ। देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, फ्लक्स क्या है, मैं आपको व्हाइट पेज पे आ जाता हूँ, समझाता हूँ फ्लक्स को, बहुत ईजी में आप समझ में आ जाएगा। एरिया वेक्टर समझे ना तो फ्लक्स भी समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे देखो कि ये मैं एक
प्लेनर सरफेस बना रहा हूँ, 2D सरफेस। इसी से समझ में ज़्यादा अच्छा से आ जाएगा आप लोग को, डोंट वरी। ये सरफेस है, मैंने एक पेपर बनाया है, पेज है, पेपर का पेज है। सर पेपर का पेज कैसा है? ये पेपर का पेज ऐसा मैंने बनाया है कि इसको जैसे कॉपी पे पेन, इसको मोबाइल को खड़ा करके रखो, तो मोबाइल को खड़ा करके ऐसे बनाया, ऐसा ही बनाया मैंने। यानी ये जो कागज़ है ये आपके सरफेस में मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे परपेंडिकुलर है। मोबाइल की स्क्रीन पे ये क्या है? परपेंडिकुलर कागज़ बनाया मैंने, ऐसे नहीं बनाया। ये एक ऐसे कागज़ बना था, तो ये कागज़ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे सोया हुआ है, पैरेलल है। तो मोबाइल समझो, एक एक चीज़ को समझो, फील करना ज़रूरी है। फिजिक्स विजुअलाइजेशन का चीज़ है, समझने की चीज़ है। जरूर बच्चा नहीं समझ पाता, इसलिए कंसेप्ट होता है, दिक्कत होता है। मेरे पास अभी मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाता, तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ थी। मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझा देता, प्रैक्टिकल करके समझा देता। बट मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूँगा मैं कि ऐसे समझाऊँ, क्योंकि मेरे बजट में है नहीं, मेरे पास अच्छे कैमरे नहीं है। अच्छा कैमरा जब आएगा, मेरे पास बजट होगा, कुछ आएगा, तो मैं आप लोगों के लिए, बजट जब मेरा बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कैमरा खरीदूंगा, फिर बेहतरीन तरीके से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके, बहुत डिटेल करके, एक्सप्लेन करके मैं पढ़ाऊंगा जब वीडियो बनाऊंगा तो। ओके, अच्छा कैमरा खरीदना चाहता हूँ। मोबाइल से अच्छा वीडियो नहीं बनता है, इसलिए मैं मोबाइल से वीडियो नहीं बनाता हूँ। ओके, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग आप लोग को मेरे इसी चीज़ से काम चलाना पड़ेगा। इसमें आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा, मेरा पूरा नोट्स क्लियर समझ में आता होगा, क्योंकि नोट्स मैं पूरा क्लियर बनाता हूँ। और जहाँ तक समझाने की बात है, तो समझाने में मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझा दूँ। ओके, मैं पूरा एफर्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस तरह समझो, आप लोग मेरा साथ इसी तरह देते रहो, तो आगे जरूर बजट बनेगा, तो मैं बेहतरीन आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो क्या है, ये सरफेस देखो, ये सरफेस। ओके, ये सरफेस। अब इस पर क्या, इसका परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो इसका परपेंडिकुलर ऐसा है, चलो ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर डायरेक्शन, ये सरफेस ऐसे मान लो। ठीक है, ये सरफेस कैसा है? कागज़, इस कागज़ आपका कागज़ पे परपेंडिकुलर है, ये सुना। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग कौन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं? सॉरी, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं? ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। जो भी बात करने वाले हम लोग के सिलेबस में अभी जो पढ़ना है हम लोग को एनसीईआरटी में, ओके, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सॉरी, ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बताओ क्या होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, पहले समझो, फाई से, ये फाई है, ग्रीक लेटर है फाई। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह लिखते हैं। एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोग को मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, डोंट वरी, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ो, बहुत जरूरत का चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैग्नेटिज्म में भी इसका कंसेप्ट यूज़ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप लोग अब यहाँ पर से शांत हो जाओ, पूरा ध्यान यहाँ मैं चाहता हूँ, एक ज़रा भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, पूरा मुझसे बन जाओ। ठीक है, तो देखो, अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं सर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके मेरी बात सुनना, जैसे मैं आप लोगों का कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करो, 2-3 पेन तुम्हारे पास होगा, 2-3 पेन होगा ना। ओके, क्या करो कि एक अपने कागज़ कॉपी पे पेन को खड़ा करो, तो एक पेन खड़ा करो, तो एक पेन तो परपेंडिकुलर हो गया, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ओके, एक पेन जो फिक्स है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है। अब क्या करो कि और पेन तुम एक पेन और को तुम क्या करो कि कागज़ पे तुम उसका नोक कागज़ पे डालो, और उसको जांतो, प्रेस करो, तो छेद करेगा नहीं करेगा। ओके, तो उस पेन को, जो दूसरा पेन डाल रहा है, उस पेन को बोल दो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो एक तो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है उस सरफेस पे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है कहीं से आ रहा है, मानिए कहीं से आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, सिंपल सा बात है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से आता है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे खत्म होता है। नेगेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव पे खत्म हो जाता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव। ओके, एंड ऑन नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, देखो और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बनाता हूँ, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इसको क्रॉस कर रहा है, इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, कट करना चाहिए, आर पार हो रहा है, आर पार होना चाहिए। तो देखो ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है, ये मान लेकर चल रहा हूँ, नहीं कर रहा है, क्रॉस होना चाहिए, आर पार होना चाहिए, यानी उस एरिया को आर पार कर देना चाहिए। ओके, जैसे पेन को तुम, अगर पेन के नोक को तुम कागज़ के ऊपर खड़ा कर एकदम धकेलोगे, धक्का दोगे, प्रेस करोगे, तो वो आर पार होगा कि नहीं होगा, कागज़ के आर पार होगा कि नहीं होगा, पेज के आर पार होगा कि नहीं होगा। तो वो समझो एकदम जस्ट लाइक दैट। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो वो जो पेन है ना, वो उस कागज़ को आर पार कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कागज़ को आर पार करते हैं उसी को फ्लक्स कहते हैं, बात खत्म। वही, लेकिन परपेंडिकुलर, शर्त है कि परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर आर पार होना चाहिए, तभी आर पार करेगा। सिंपल सा बात है यार, कि तुम जब कागज़ के ऊपर पेन को एकदम सीधे नोक को लेकर के एकदम सीधे खड़ा करके रखोगे, जांतोगे, परपेंडिकुलर रखोगे, तभी वो आर पार होगा। अब तुम मान लो पेन को तुम सुला दो कागज़ पे, कागज़ को तुम कागज़ पर पेन को सुला दोगे, तो क्या आर पार होगा कागज़ के? तो नहीं होगा। तो देखो मेरी बात समझना, एक एक बात को समझो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक तो पेन है कि उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो एरिया वेक्टर को फिक्स रखो, वो तो अलग है, उसको रहने दो, उसका चिंता मत करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दूसरा पेन लो, कॉपी पे तुम दूसरा पेन को खड़ा करो,
पेन को खड़ा करो, पेन को परपेंडिकुलर खड़ा करोगे तो वो आर पार हो जाएगा, जातोगे तो कागज़ को छेद कर देगा। तो वो जो है ना वो फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा जो कागज़ को छेद कर देगा, कागज़ को आर पार हो जाएगा, कागज़ को कट करेगा, कागज़ को क्रॉस कर जाएगा। ओके, अब तुम उसी पेन को तुम सुला दोगे कागज़ पे, पेपर पे, तो उसको छेद नहीं करेगा, आर पार नहीं करेगा, तो वो फ्लक्स नहीं बनाएगा। फ्लक्स कौन बनाएगा? फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखना है जो कि उस एरिया को आर पार कर दे, आर पार कर दे। ये इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूँ। ओके, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर पार कर दे उसको बोलते हैं फ्लक्स। बस यही है फ्लक्स निकालने का मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने फील्ड लाइंस उस एरिया से होकर परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। ये समझना जरूरी है। ये क्रॉस तभी करेगा जब वो उसके परपेंडिकुलर गुजरेगा। जितने फील्ड लाइन किसी एरिया के परपेंडिकुलर आर पार होता है उसी को आप लोग बोलते हैं फ्लक्स। देखो यहाँ पर ई वाला, जो ऊपर वाला देख रहे हो, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन इस एरिया को तो क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है, आर पार नहीं कर रहा है, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन क्रॉस दो कर रहा है, एक ये समझ रहे हो कि नहीं? ये दो क्रॉस कर रहा है, दो करता है, फ्लक्स दो हो जाएगा, फ्लक्स दो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी एरिया से होकर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं। ओके, ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, आराम आराम से समझो, हड़बड़ाना नहीं है। देखो एक इलेक्ट्रिक लाइन ये, एक इलेक्ट्रिक लाइन ये, एक इलेक्ट्रिक लाइन है। ओके, ये तीन इलेक्ट्रिक लाइन है। ओके, एक ऊपर भी जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक लाइन है, एक नीचे भी जा रहा है। ये दोनों तो क्रॉस नहीं कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है इस एरिया को। एरिया को क्रॉस करना चाहिए, मैंने इस एरिया से लिंक्ड नहीं है ये दोनों फील्ड लाइन। ये जो फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन है, ये फील्ड लाइन तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन ये इस एरिया से होकर पास नहीं कर रहा है, इस एरिया से क्रॉस नहीं कर रहा है, इस एरिया को आर पार नहीं कर रहा है। आर पार कर रहा है ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इसका फ्लक्स हो गया 3, बात खत्म, फ्लक्स हो गया 3। कब सर? इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स का मतलब हुआ कि कितने फील्ड लाइंस किसी एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करता है, कट करता है, बस। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन एरिया। ओके, क्रॉसिंग द गिवन एरिया, बस इतना ही। कितने फील्ड लाइन एक एरिया को क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। कट तभी करेगा जब वो परपेंडिकुलर गुजरेगा, या थोड़ा सा टेढ़ा भी गुजरेगा। तो ध्यान देना, जब वो थोड़ा टेढ़ा भी गुजरेगा ना तो हम लोग उसका 2 कंपोनेंट बनाएंगे, ध्यान देना। ये पहले समझ आ गया फ्लक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, या सॉरी क्रॉसिंग द गिवन एरिया, मैंने एक एरिया को क्रॉस कर रहा है, वो एरिया को क्या कर रहा है? क्रॉस। तो बताओ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप जैसे पेन का नोक लेकर के कागज़ पे तुम खड़ा कर दो उसको, और कागज़ को खड़ा करके कागज़ पे उस पेन को धक्का मारो तो कागज़ को छेद कर जाएगा। तो जितना पेन तुम उससे होकर पास करा सकते हो वही फ्लक्स में काउंट होगा, समझे? लेकिन अगर तुम पेन को सुला दोगे कागज़ पे तो वो उस कागज़ को आर पार नहीं करेगा, कागज़ को फाड़ेगा नहीं, कागज़ को आर पार नहीं करेगा, तो वो फील्ड लाइन में नहीं काउंट होगा। ओके, तो एक चीज़ बताओ, तुम लोग अभी गौर करना बात को, मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, अगर इस तरह मैंने जो अभी फिगर बनाया तो देखो अभी फ्लक्स में कौन काउंट होगा? फ्लक्स में ये काउंट होगा, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन नहीं काउंट होगा। बहुत इजी में समझा रहा हूँ मैं, ये फील्ड लाइन काउंट नहीं है। सर ये फील्ड लाइन क्यों नहीं काउंट हो रहा है? ये भी तो फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रिक लाइन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रिक लाइन जो इस एरिया को क्रॉस कर रहा है। तो एरिया को क्रॉस कर रहा है इसलिए ये फ्लक्स बनाएगा। फ्लक्स बनाने के लिए एरिया को क्रॉस होना चाहिए। वो एरिया को क्रॉस कैसे करेगा? परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा हमेशा। अब बताओ इस केस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? एरिया का नॉर्मल परपेंडिकुलर किधर होगा? ऐसे नॉर्मल इधर होगा। ये ऐसे एरिया का मैं अच्छा से बना देता हूँ, रुको अच्छे से बना देता हूँ। लो ये इलेक्ट्रिक लाइन मालूम, मैं 3-4 बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक लाइन, ओके, ये इलेक्ट्रिक लाइन, 4 इलेक्ट्रिक लाइन है। ऊपर भी बना देता हूँ। ये फ्लक्स में काउंट नहीं होगा। इसका फ्लक्स कितना बता दो? फ्लक्स 4 है सर, इसका 4 है क्योंकि 4 वो इससे क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, आर पार हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है एकदम, समझो। मैंने कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बनाया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को परपेंडिकुलर कट कर रहा है, परपेंडिकुलर कट कर रहा है। मैं समझा रहा हूँ, मैंने फ्लक्स में वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेंगे जो एरिया को परपेंडिकुलर कट कर रहा है। अब परपेंडिकुलर कट कर रहा है तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बताओ इसका इस एरिया का वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर, ये जो एरिया मैंने बनाया है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है, ये एस वेक्टर मान लो। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ, जैसे मेरी बात समझना बहुत ईजी है। ओके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस एरिया को तो परपेंडिकुलर क्रॉस न कर रहा है, तो परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा तो क्या इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा कि पैरेलल होगा? जल्दी बताओ। पैरेलल होगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ये भी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा 0 डिग्री, पैरेलल हो गया ये। तो दिमाग में सेट कर लो। ऐसे भी सोचो ना कि 2 पेन है तुम्हारे पास, एक पेन तुम्हारा परपेंडिकुलर है उस एरिया का। ओके,
एक पेन जो परपेंडिकुलर है वो उस एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ओके परपेंडिकुलर है। जो खड़ा करो, पेन को खड़ा करो, कॉपी पे खड़ा करो, करे और दूसरा पेन को भी खड़ा करो, तो दूसरा पेन को खड़ा करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो एक पेन आपका परपेंडिकुलर है उस एरिया का, जो कि उस एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन है। अब दूसरा पेन को खड़ा करो उसी कागज़ पे, तो कागज़ पे खड़ा करो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि फ्लक्स बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स तभी बनाएगा, ओके, जो उस एरिया पे परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, दोनों पेन को देखो तो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, पैरेलल होगा, क्लियर हो गया। तो फ्लक्स बनाने के लिए एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा उस केस में, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस केस में जैसे ये कागज़ है, मैंने इस कागज़ को बनाया, आपके कागज़ पे सुला दिया, इस कागज़ को मैंने कागज़ के ऊपर सुला दिया, जैसे कॉपी को, जैसे मोबाइल को कागज़ पे सुला दो, ठीक है, इस तरह। अब इसका परपेंडिकुलर बने, इसका पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहा हूँ, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लो, बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा, पहले बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा, जल्दी बताओ फ्लक्स कितना होगा इसमें। इसका फ्लक्स होगा सर 0। कहोगे क्यों सर, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, मैंने क्या बताया था। फ्लक्स का डेफिनेशन है कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया को क्रॉस करेगा, ये एरिया क्रॉस हो ही नहीं रहा है। कहो सर क्यों नहीं क्रॉस हो रहा है, क्रॉस तो नहीं ना कर रहा है, कट ना कर रहा है। कहो सर कट क्यों नहीं कर रहा है सर, अरे कट ना कर रहा है, मैंने बता रहा हूँ। जैसे तुम क्या करो कि पेन को कागज़ पे सुला दो, पेन को कागज़ पे सुला दोगे, सिंपल सा बात है। जैसे ये जस्ट ये जो मैंने बनाया इलेक्ट्रिक लाइन, एक पेन है, पेन सोया हुआ है कागज़ पे, कागज़ पे सुला दिया मैंने, तो क्या ये इस एरिया को आर पार कर रहा है, आर पार तो नहीं कर रहा है, ये तो ऊपर ऊपर निकल रहा है, उसके ऊपर निकल रहा है, इसके ऊपर नहीं निकल रहा है। समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं, इस एरिया को आर पार थोड़ा ना कर रहा है, तो एरिया को आर पार नहीं कर रहा है, इसलिए फ्लक्स नहीं बनाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो फील्ड लाइन लेना है जो एरिया को आर पार करे, परपेंडिकुलर काटे। अब तुम पेन को खड़ा करके रखोगे, परपेंडिकुलर रखोगे, तो वो आर पार होगा फील्ड लाइन, तो वो तो फ्लक्स में काउंट होगा, ओके। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के ऊपर होगा, एरिया के ऊपर एकदम सीधे सीधे आर पार हो, माने कि वो सोया हुआ रहेगा, पैरेलल रहेगा एरिया के पैरेलल हो, एरिया के अलोंग जा रहा है, ये एरिया के अलोंग जा रहा है, तो आर पार तो नहीं हो रहा है, ऊपर निकल रहा है, तो इसमें फ्लक्स एक भी आर पार नहीं हो रहा है, इसलिए इसका फ्लक्स 0 है। समझे। इस केस में इस एरिया का परपेंडिकुलर कैसा होगा, इस एरिया का परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ओके, क्लियर हो गया। और ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें। समझ रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ना ये कितनी ईजी बात है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एरिया वेक्टर है, ओके। अब समझो कि जब भी, मेरी बात समझो, मेरी बात को अच्छा से, जब भी आपका एक एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, परपेंडिकुलर एरिया को क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, तो उस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो उस केस में फ्लक्स तो बनेगा, ठीक है। यानी दिमाग में सेट कर लो, फ्लक्स बनाने के लिए क्या करना है कि एक पेन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक पेन आपका परपेंडिकुलर है, दोनों को खड़ा कर दो कॉपी पे, तो वो फ्लक्स बनाएगा। उस केस में थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि हमको वेक्टर एरिया एंगल देखना है किसके बीच में, एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में, क्योंकि वेक्टर को लेना है हम लोग को, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के पैरेलल जा रहा है, एरिया के पैरेलल जा रहा है, एरिया के पैरेलल, जैसे पेन को कागज़ पे सुला दिया, तो उस केस में फ्लक्स 0 होगा, और इस केस में थीटा 90 डिग्री होगा। किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। सिंपल बात है, जब एक पेन को तुम सुला दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को सुला दो, एक पेन तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक पेन तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो अगर तुम्हें एक को सुला दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को सुला दो, और परपेंडिकुलर तो हमेशा उस पर खड़ा रहेगा, तो दोनों पेन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो उस केस में फ्लक्स 0 होगा। तो आप बताओ, फ्लक्स थीटा 90 डिग्री है, तो फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 है। फ्लक्स कब 0 होगा सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के पैरेलल चलेगा, एरिया पर चलेगा, एरिया के अलोंग चलेगा। मेरी बात एक बात याद रखो, कभी दो बात कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के पैरेलल चलेगा, एरिया के अलोंग चलेगा, तो उस केस में वो एरिया को आर पार नहीं कर पाएगा, एरिया को आर पार नहीं कर पाएगा, तो उस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 होगा, फ्लक्स 0 होगा। अब बताओ, फ्लक्स 0 90 डिग्री केस में फ्लक्स 0, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो फार्मूला में कॉस जरूर आएगा, फार्मूला में कॉस तो जरूर आएगा। अब एक और केस में मैंने बताया था, ये वाला 90 वाला, इसको परपेंडिकुलर मैंने रख दिया था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस कर रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह अभी दोनों परपेंडिकुलर है, माने इस एरिया पे दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है और उसका नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है ही है, तो एंगल 0 डिग्री इस केस में दोनों के बीच में। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा, तो इस केस में फ्लक्स बनेगा मैक्सिमम, क्योंकि थीटा 0 डिग्री इस केस में, क्लियर होगा। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, ओके। वो परपेंडिकुलर जितना कट करेगा, आर पार करेगा, वही फ्लक्स में काउंट होगा। तो फ्लक्स में काउंट होने के लिए क्या जरूरी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेना है जो एरिया को आर पार करे, जो एरिया के पैरेलल चलेगा उसको नहीं लेंगे। क्लियर हो गया बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने समझा दिया। चलो आ जाओ कंसेप्ट पे, बहुत मैंने बता दिया,
भाई यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा फिगर सा बनाया है। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर समझ नहीं आएगा बहुत मजा नहीं आएगा, आगे दिक्कत होगा। कंसेप्ट मैंने अगर नहीं समझा तो फिर से जाकर रिवीजन करो, रिपीट करो मेरी बात को। ओके, एक एक बात को मैं दो बार तीन बार बोलता हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन देखो कितना आसान है। इट मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द परपेंडिकुलर टू अ गिवन एरिया। बात खत्म, ये फ्लक्स है। किसी एरिया को जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर कट करेंगे, क्रॉस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो तो ई फिगर में देखो तो ई फिगर में देखो, मैंने ये फिगर कागज़ का सर, ये कागज़ ऐसा है जैसे कि जैसे मान लो कि मोबाइल ऐप का, मोबाइल को मैंने क्या किया अपने कॉपी पे खड़ा करके रख दिया ऐसे। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, आर पार निकल रहा है। ठीक है, देखो ये ऐसे बनाया कि ऐसे अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, ऐसे मैं बना रहा हूँ। ओके, ये एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अंदर जा रहे दिखा रहे हैं, बाहर आने का बाहर दिखा रहे हैं। ओके, समझ रहे हो, बहुत अच्छा फिगर बना हुआ है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको आर पार कर रहा है परपेंडिकुलर, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो 4 हो जा रहा था, फ्लक्स कितना हुआ 4, फ्लक्स 4 हुआ। इस केस में क्या हुआ बताओ तो, इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसमें फ्लक्स में काउंट होगा, इसलिए 4 फ्लक्स है। अब इसमें बताओ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन में। तो एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन कितना हुआ, एंगल कितना हुआ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया तो यानी पैरेलल हो गया। तो कभी भी याद ना, एक चीज़ याद रखो, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा तो उस केस में वो एस के साथ से पैरेलल हो जाएगा। ऑब्वियस चीज़ है, कितना आसान बात है कि परपेंडिकुलर तो ऐसे होगा, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसको परपेंडिकुलर कट कर रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल ही ना होगा, ऑब्वियस है। एक ही बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा उस केस में एरिया वेक्टर के वो पैरेलल हो जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस के नॉर्मल जा रहा है, सरफेस के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर जा रहा है, ओके, तो क्या होगा बताओ, थोड़ा बड़ा करके मैं बता रहा हूँ, रुको सॉरी, रुको सॉरी, चलो समझ आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होगा, फील्ड लाइन छूट गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू द सरफेस, लिख लेना आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, नहीं लिखो चलेगा, नॉर्मल टू द सरफेस अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो उस केस में वो एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल थीटा 0 डिग्री, या फ्लक्स उसमें काउंट होगा। फ्लक्स काउंट क्यों हो रहा है सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस कर रहा है। फ्लक्स तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको आर पार होगा। पेन वाला एग्जांपल याद रखना, पेन वाला एग्जांपल नहीं समझ आता एक बार बात को और जाकर रिपीट करो। अभी ये मैंने ये एक सरफेस बनाया, ये सरफेस जो है आपका, ये सरफेस आपका कागज़ के ऊपर सोया हुआ मोबाइल है, कागज़ के ऊपर मोबाइल को सुला दो, ऐसा ही है। तो इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्रॉस कर रहा है इसको, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, उसके पैरेलल ही है, अलॉन्ग है, इस एरिया के पैरेलल है। जैसे मैंने पेन को बोला सुला दो उसको, पेन को सुला दो इस पे कागज़ पे, तो आर पार नहीं होगा ना, तो आर पार नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलॉन्ग दी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग दी सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे एक भी आर पार नहीं हो रहा है। फ्लक्स बनने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एरिया को आर पार होना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक भी आर पार नहीं हो रहा है, तुमको सही तो आर पार कर रहा है। और ये फील्ड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फील्ड लाइन इस एरिया के ऊपर है, सोया हुआ है, आर पार तो ना हो रहा है, इस एरिया को आर पार ना कर रहा है, यही इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन 90 डिग्री ऊपर हो गया, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच 90 एंगल हो गया, तो ये इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। इस बात से ये क्लियर हो गया कि जब भी एरिया वेक्टर, जब भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल जाएगा एरिया के पैरेलल जाएगा तो वो उसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। उल्टा सोचना, उल्टा पैरेलल जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके एरिया वेक्टर के, तो उस केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा। और जब भी उसका अगर मान लो ध्यान देना चाहिए, जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, उसके परपेंडिकुलर जाएगा एरिया के, उस एरिया के परपेंडिकुलर जाएगा तो उसके एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, उसके इसमें फ्लक्स बनेगा, मैक्सिमम फ्लक्स। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए तो मैक्सिमम कॉस जरूर आएगा। मैक्सिमम फ्लक्स होता है जो जब थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि जब परपेंडिकुलर जाए, और जब पैरेलल जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल जाएगा, उल्टा सोचना, उल्टा, ओके, तो इस केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब मान लो किसी और एंगल पे जा रहा है, जैसे मान लो किसी एंगल पे, मान लो ये जो है एक फिगर में बनाया हूँ, ये फिगर, ओके, अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में जा रहा है, ऐसे, ओके, ऐसे जा रहा है, न परपेंडिकुलर जा रहा है न पैरेलल जा रहा है, ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे इस केस में, मैंने क्या बताया था आप लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो भी लेना है, फ्लक्स कब बनेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। तो क्या करेंगे, जब भी किसी और एंगल पे जाएगा, ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका 2 कंपोनेंट बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। एक कंपोनेंट ऐसे इसके मान के इस एरिया के परपेंडिकुलर, ओके, इस एरिया के परपेंडिकुलर, एक इसका पैरेलल,
जो कि पैरेलल होगा कागज़ के ऊपर। ओके, तो दो कंपोनेंट बनेगा। तो एक तो ये परपेंडिकुलर, ये बताओ, ये तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया एस वेक्टर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट लेंगे इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। कहो सर परपेंडिकुलर क्या है, ये तो हॉरिजॉन्टल ना हुआ? हॉरिजॉन्टल नहीं, फिर से बता रहा हूँ मैं बात को, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस एरिया पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। और ये इसका ओके, ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, लेकिन इस एरिया के ये पैरेलल हो गया, तो ये तो फ्लक्स नहीं बनाएगा, ये वर्टिकल वाला नहीं बनाएगा, लेकिन ये एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में बनाएगा। तो मैंने बताया ना कि फ्लक्स वही बनाएगा जो दो ऊपर जो बताया मैंने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया को परपेंडिकुलर काटेगा, यानी कि वो उसके एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। तो एरिया वेक्टर के पैरेलल वाला लेंगे हम लोग, जो एरिया वेक्टर, जिस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जिधर होगा वही फील्ड लाइन लेना है। तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर है, और इसका ई कॉस थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा। तो ई कॉस थीटा ओके, वो इस डायरेक्शन वाला लेंगे, क्योंकि एरिया वेक्टर डायरेक्शन उधर ही है। तो जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है उधर ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे, और वो वाला लेंगे ही नहीं, ऊपर वाला वर्टिकल कंपोनेंट तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो फ्लक्स बनाएगा ही नहीं। क्लियर हो गया? तो ये तब फॉर्मूला देखो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। क्लियर हो गया? अभी मल्टीप्लाई कैसे किया गया सर? अब एक चीज़ समझो, और मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, तब कंसेप्ट आएगा क्लियर को। पहले वाइट पेज पे आ जाओ, चलो ओके, कहीं पर रख दो ना, जाओ ना। देखो, तो ये देखो, ये एक मैं दो फिगर बना रहा हूँ, इसमें दो एरिया बना रहा हूँ। एक एरिया को समझो अच्छा से, एक एरिया मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो फ्लक्स तभी बनेगा, ओके, फ्लक्स तभी बनेगा जब वो एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। तो एक ये फिगर मैं बना रहा हूँ, समझना अच्छा से। एक फिगर ये बना रहा हूँ, जल्दी देना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो बताओ, मैं बना रहा हूँ 4 लाइन बना रहा हूँ। चलो 1 2 3 4, ओके चलो हो गया 4 लाइन। और इसी में 4 लाइन इसमें भी बना रहा हूँ, 1 2 3 4। बताओ 4 लाइन उतना ही, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बताओ इसमें फ्लक्स करना है, इसमें सर फ्लक्स इसमें 4 है, क्योंकि चारों लाइन क्रॉस कर रहा है। और भी बना देता हूँ मैं, ऊपर वाला क्रॉस ही नहीं कर रहा है। इसमें कितना फ्लक्स है बताओ, जल्दी बताओ। इसका फ्लक्स 2 है सर, क्यों? क्योंकि 2 ही क्रॉस कर रहा है। तो बताओ, एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा फ्लक्स कम होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि एरिया पर डिपेंड करता है फ्लक्स। किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया बड़ा होगा फ्लक्स ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा फ्लक्स कम होगा। पहले पॉइंट समझ में आ गया? चलो ये भी समझ आ गया, एरिया पर डिपेंड करता है। यानी फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है सर? फ्लक्स एरिया पर डिपेंड करता है। चलो एरिया यानी एस लिख दो, सॉरी मैं एस लिख दे रहा हूँ इसको, ओके, एरिया पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? चलो अब एक और बात देखो, मैं क्या करता हूँ, दोनों फिगर को सेम बनाता हूँ। लो दोनों फिगर को सेम बनाता हूँ। लो ये भी फिगर है, थोड़ा फिगर में अच्छा से कर देता रुको। एरिया फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है सर? एस पे। चलो मैं 2 फिगर बना रहा हूँ। एक बात समझ में आ गया, एक ये एरिया है, उतना ही बड़ा एरिया मैं इधर भी बना रहा हूँ, उतना ही बड़ा एरिया, दोनों सेम एरिया मान लो। अब मान लो एक, ध्यान देना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। क्या समझ आ रहा है तुम लोग को? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सटा सटा है, करीब करीब है, यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, स्ट्रॉन्ग है, और ये वीक है। मैंने पढ़ा रखा है ना कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से करीब करीब होता है, पास पास होता है, निकट निकट होता है, नियर होता है, तो मैंने बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, और जहाँ पे दूर दूर होगा, फार्दर होगा, वो वीक होगा। तो बताओ यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ फ्लक्स, बताओ यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है कि यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है? तो पहला किसमें फ्लक्स मान लोगे 1 2 3 4 5 क्या वो क्रॉस कर रहा है? 1 2 3 4 5 को क्रॉस कर रहा है, या 4 को क्रॉस कर रहा है। हमारे यहाँ पर 2 ही क्रॉस कर रहा है या 3 ही क्रॉस कर रहा है। तो सिंपल बात है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वहाँ पे फ्लक्स कम होगा। यानी कि 2 चीज़ पर फ्लक्स डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे। पॉइंट समझ? मैंने एक एग्जांपल देकर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। फिर एंगल पे भी डिपेंड करता है, मैंने बताया था एंगल पे कि थीटा 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, ओके, किसके बीच में? थीटा, यानी कि सर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो थीटा पर भी डिपेंड करता है। पॉइंट समझा? थीटा पर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो भाई ये समझाने की कोशिश किया मैंने, ये तो कोई मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि कंसेप्ट समझोगे तभी मजा आएगा इसका, और नहीं समझ में आया है तो जाकर फिर से रिपीट करो। तो देखो कि ए मल्टी, इसका मीनिंग क्या हुआ सर? इसका जो एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई जरूरी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम फ्लक्स कम। दूसरा एरिया, ओके सॉरी, ओके चलो, एरिया पर डिपेंड करेगा और कॉस पे डिपेंड करेगा, यानी ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब इसको तुम जानते हो कि ई एस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दोगे कभी भी एरिया से तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि कॉस आ गया। आपको सर कॉस क्यों आ गया सर? हम लोग बताते ना कि थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इस एरिया को परपेंडिकुलर कट करेगा एरिया को, तो उस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन यानी पैरेलल होगा। थीटा 0 डी होगा तो cos 0 का 1 होगा। मैक्सिमम केस, तो मैक्सिमम का केस था। आज जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एक एरिया को अलॉन्ग, एरिया के अलॉन्ग जाएगा, एरिया को क्रॉस नहीं करेगा, एरिया पर होगा, एरिया के अलॉन्ग जाएगा, एरिया के पैरेलल जाएगा, तो उस केस में परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री में cos 90 का 0 होता है, तो उसमें फ्लक्स 0 होता है, मैंने बताया था, इसलिए cos आया फॉर्मूला में। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट आता है इसमें, इसलिए डॉट प्रोडक्ट आता है। तो मैंने क्या किया, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ई cos थीटा ले लिया, ई cos थीटा एरिया वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंपोनेंट होगा जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, एक एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला में तो 0 फ्लक्स होगा, तो लेंगे नहीं, तो ये वाला कंपोनेंट लेंगे नहीं। अब एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लेंगे ई cos थीटा, इसको एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ई cos थीटा इंटू एस, अब मल्टीप्लाई कर ई एस cos थीटा, इसको ई डॉट एस में लिख दिया डॉट प्रोडक्ट में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट आता है इसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होना भी था, क्यों सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मेजर करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग द परपेंडिकुलर ऑफ गिवन एरिया। समझा, ये डेफिनेशन मत रखना, एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेशन एक और मैं बताता हूँ, डोंट वरी। तो समझ आ गया तीनों चीज़, एक एक बात को उतारना, नोट करना, पहले एरिया वेक्टर का कंसेप्ट उतारना, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतारना। ओके, अब इसका एसआई नोट सुन लो, ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर था, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यूनिट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सब आ जाता है। और एक और यूनिट होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, हम लोग पढ़े थे वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर मीटर कट जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो वोल्ट मीटर भी होता है, याद नहीं, ये सब छोटी मोटी बात है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। ओके, मैंने लिख दिया। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, डोंट वरी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा वही फ्लक्स बनाएगा। उस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और मिनिमम कब होगा, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के पैरेलल जाएगा, एरिया पे एकदम अलॉन्ग जाएगा, एरिया के अलॉन्ग जाएगा, तो उस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा और उस केस में फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि उस केस में पैरेलल जाएगा, क्रॉस नहीं कर रहा उस एरिया को। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, रटो नहीं। और डेफिनेशन मैंने बता दिया। चलो अब एक चीज़ समझो, अब ये जो प्लेनर्स, अब मैं एक फिगर बताता हूँ, पहले एक चीज़ समझो पहले अच्छा से। अब मैंने बात किया था क्लोज सरफेस का, जैसे मैंने स्फीयर की बात किया था, मैंने ये स्फीयर है। अब बताओ, अब स्फीयर में तो बहुत सारा एरिया, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक एरिया लिया, एक एरिया, अब ध्यान देना अच्छा से, मैं ध्यान दो अच्छा से, इस एरिया को लूँगा मैं, तो इस एरिया का परपेंडिकुलर पलट डालो, परपेंडिकुलर इस एरिया वेक्टर का, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, ये छोटा सा एरिया, इस एरिया को मैं ds बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना अच्छा से, जो मैं बता रहा हूँ अच्छा समझना, इस एरिया को मैं ds बोल रहा हूँ। ओके, ds, आप लोग का ध्यान चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ds, ये ds एरिया है भाई, छोटा सा एरिया काटा ना मैंने, ये छोटा सा एरिया, बहुत सारा एरिया है इस पर, तो मैंने ds बोल दिया इसको, ds। ओके, ds वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो थीटा एंगल है मान लो, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का यूनिफॉर्म होने वाला है एनसीईआरटी में, चिंता मत करना। अब मान लो कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, अब मान लो मैंने यहाँ पे, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे काटा, यहाँ पे एक एरिया यहाँ पे काटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा ds, ये भी ds काटा मैंने, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रहा है, क्या पैरेलल होगा, तो इस केस में एंगल कुछ और होगा। मैंने यहाँ पे θ1 मान लो, ये θ2 है, कुछ एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी हर ds के लिए, हर छोटे छोटे एरिया के लिए, हर एरिया पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा। जब एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, सिंपल सा बात है, अरे समझ लो, यानी इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और होगा, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और होगा, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और होगा, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और होगा। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ और क्यों होगा सर, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो डिफरेंट एंगल है, क्योंकि ये एरिया वेक्टर अलग अलग एंगल बना रहा है। ये एरिया वेक्टर का मतलब डायरेक्शन ऐसे, मान लो ये एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो इस केस में 90 पर बनाएगा, हर जगह एंगल डिफरेंट होगा। पॉइंट समझ लो कब मैं बोल रहा हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे, एक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्या करेंगे, एक ds एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। चलो डॉट प्रोडक्ट, तो इसका जो फ्लक्स निकलेगा, ये तो छोटा फ्लक्स निकलेगा, d निकला, अरे छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से, इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट। ओके, एरिया एलिमेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, चलो यहाँ बनाता हूँ, ये एरिया एलिमेंट है ds। ओके, ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये एंगल कुछ बना रहा है। ओके, तो ये ds एरिया की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, याद होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो E और डॉट ds,
ये स्मॉल हो गया, तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। और सबको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का कमाल तो यही है। अरे मैथमेटिक्स में हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, डीएस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, फिर ई छोटे से डीएस के लिए, फिर ई छोटे से डीएस के लिए, हर छोटे छोटे डीएस के लिए निकाल देंगे। सारे डीएस छोटे छोटे डीएस को निकाल के सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको d5 को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ध्यान देना, इंटीग्रेट कर देंगे d5 को, तो d5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 होगा, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। अब इसको ई ds इंटीग्रेट कर देंगे। अब एक चीज़ समझना, अब ये बता दे रहा हूँ मैं कि क्लोज सरफेस अगर होगा ना, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में यहाँ पे एक ऐसे बना देता है, ऐसा क्लोज सरफेस होगा तो, नहीं तो कोई सरफेस है एस लिख दो, खाली यहाँ पे एस लिख दो, काम चल जाएगा। पंच में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी वेरिएबल एंगल होगा, एंगल वेरिएबल होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, स्मॉल पहले एरिया एलिमेंट काटेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट काटेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल निकल जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, कोई सरफेस लेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस मतलब सरफेस, डीएस एरिया हो गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो तुमको एग्जाम में अगर पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो ये डेफिनेशन दोगे। मैंने ये फिगर बना के दिखाया आप लोगों को, लो ये एग्जाम में रटना, तुम याद करना, तुम लोग याद करोगे तो ये याद करना, रटना नहीं, याद करना, याद तो अब हो भी जाएगा। देखो ये पूरा कोई किसी टाइप का ही सरफेस है, ये सर्किल नहीं है, कोई भी सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है, मैंने टेढ़ा वगला कोई सरफेस बना दिया, और कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, कोई जनरल सरफेस है, कोई कॉमन सरफेस है, ओके, कोई भी जनरल सरफेस है। तो ये जनरल सरफेस के लिए मैंने एक छोटा सा एरिया काटा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये समझ के चलना, हम लोग हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, बोर्ड के हिसाब से। नॉन यूनिफॉर्म वाला केस भी आएगा, डोंट वरी। तो देखो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और उसके बाद एरिया, देखो एक छोटा सा एरिया मैंने काटा, यहाँ पे छोटा सा एरिया काटा, इसका एरिया कितना है, ds है, इसका एरिया कितना ds है। अब इस एरिया का परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया नॉर्मल, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है ds ऊपर गया, इनके बीच में एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल थीटा है, ओके, तो हो गया। तो इसका ई पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ई डॉट ds लेंगे, ई डॉट ds डॉट ई भी लिख सकते हो, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में तुम उल्टा फुल्टा कर सकते हो, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, चलेगा। सॉरी, तो ई डॉट ds जो है वो आपका छोटा सा फ्लक्स देगा, इस छोटे से एरिया की वजह से, वो छोटा फ्लक्स होगा, d5 होगा, ओके, ई डॉट ds छोटा सा डी ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सबको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, क्योंकि फिर ds यहाँ, फिर ये ds यहाँ सब पे निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक ds का निकालेंगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट काटेंगे, एक छोटे से एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे, वो सबको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, पूरे सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, कि पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है, ओके। तो मैंने लिख दिया डेफिनेशन, ये डेफिनेशन एग्जाम में याद रखना, ये डेफिनेशन पूछा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये मेन डेफिनेशन है, जो मैंने ऊपर लिखा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, वो याद नहीं करना, वो नहीं लिखना है, वो डेफिनेशन एग्जाम में, वो समझने के लिए कंसेप्ट है, बस तुमको इतना आज के क्लास में पूरा बस इतना ही डेफिनेशन याद करके जाना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, और यूनिट याद कर लेना, ओके। 2 नंबर में क्वेश्चन डेफिनेशन पूछेगा, बोलेगा डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोर्ड में यही लिख लेना, बस खत्म। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, द सरफेस इंटीग्रल यानी ओके एरिया के रिस्पेक्ट में, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया के रिस्पेक्ट में करेंगे, ओके। छोटा सा फ्लक्स होगा, उस छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, ओके, ये छोटा सा फ्लक्स, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी सरफेस एस, कोई भी सरफेस एस है, एस मतलब सरफेस एस है, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना ईजी डेफिनेशन है, किसी सरफेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। ये सांप वाला देखो ना, ये सांप देख करके तुम लोग को डर लगता है, सर नागिन सांप आ गए सर, ओ नहीं, ओके। तो ये सरफेस इंटीग्रल को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन बोलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, तो डेफिनेशन याद करो, तो बहुत आसान डेफिनेशन है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात खत्म, डेफिनेशन समझ में आ गया, कितना ईजी है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी सरफेस एस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फार्मूला है। ये डेफिनेशन 2 नंबर फ्लक्स बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने एक एक बात को समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। ये जरूर याद करना, लेक्चर बहुत लंबा हुआ है, इस लेक्चर में कुछ भी तुमको याद नहीं करना एग्जाम में। एग्जाम के लिए ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन आएगा, ये याद रखना है, बस खत्म, ओके। लेकिन मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं कि ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल से पढ़ाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे आने वाला पूरा फिजिक्स आपका सुधर जाएगा, ये समझ गए तो। अगर नहीं कोई बात समझ आया तो जाकर रिपीट कर लेना। चलो, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोगों को, इसमें पूरा को नोट कर लो। पहले एरिया वेक्टर को नोट कर लेना, इधर वाला एरिया वेक्टर का पूरा कंसेप्ट नोट कर लेना एक पेज में, दूसरे पेज में ये नोट कर लेना। अब अगला पेज पे एक और क्वेश्चन सब है, छोटा सा क्वेश्चन सब मैं करके बताता हूँ, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है,
थोड़ा सा पेशेंस रख लो, पेशेंस रख कर देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। चलो अब छोटा छोटा कंसेप्ट सब है, तो मैंने यहाँ पर फ्लक्स को मैंने एक जगह कर दिया। देखो अब मैं पढ़ने वाला हूँ कि क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स कैसे निकालेंगे, क्लोज सरफेस के लिए। ओके, क्लोज सरफेस में क्या क्या आएगा, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब मतलब घन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस। अब पहले फार्मूला ये हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला हो गया हमारा कि मैंने कि जिस सरफेस पे एंगल चेंज होता रहेगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक सरफेस। अब देखो यहाँ पे क्यूब के केस में देखो, क्यूब के केस में देखो, ध्यान देना, एक क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब मैंने बताया था ना आप लोगों को ना, क्लोज सरफेस जो कि 3D सरफेस होगा। ओके, 3D सरफेस, और उसका एक ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे हम लोग। कौन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जो आउटवर्ड लेंगे, बाहर की ओर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाहर की ओर बनाएंगे, मैंने पहले बता दिया। चलो, तो एक क्यूब है। चलो, इस क्यूब में क्या वो सरफेस होता है, एक क्यूब में क्या वो फेस होता है, 6 फेस होता है। एक फेस ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे। ओके, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, 6 फेस है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, एरिया वेक्टर पड़ता है। परपेंडिकुलर केस में तो एक भी फ्लक्स नहीं बनाएगा। मैंने बताया था ना कि अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स उसमें कि जीरो होगा। तो इस सरफेस से फ्लक्स तो बनेगा नहीं बनेगा। ओके, मैं समझा रहा हूँ बात, समझ रहा हूँ बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन इस केस में ऐसे जा रहा है, तो इसमें समझना, इस केस में ये सरफेस परपेंडिकुलर होगा इस इलेक्ट्रिक लाइन के। ओके, ये जो सरफेस का परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, वो परपेंडिकुलर है, तो उसके में फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन है इसको पैरेलल जा रहा है, इस सरफेस के पैरेलल जा रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। ओके, तो इस केस में सरफेस जो एरिया है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे है, तो 90 डिग्री होगा, cos 90 जीरो होता है, तो इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसका फ्लक्स जीरो, नीचे वाला का भी फ्लक्स जीरो, क्योंकि नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तो ऊपर वाला सरफेस परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर के, नीचे वाला भी सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, तो जीरो हो गया। तो इसका फ्लक्स तो जीरो, इसका फ्लक्स जीरो, यानी कि टॉप का बॉटम का जीरो, टॉप का और बॉटम का जीरो। क्यों हो गया सर टॉप का बॉटम का जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो परपेंडिकुलर है तो इसमें जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन इस एरिया को क्रॉस तो करेगा नहीं, आर पार नहीं करेगा, पैरेलल जा रहा है, इसलिए इस केस में जीरो हो जाएगा। ओके, फ्लक्स जीरो, तो ऊपर वाला का नीचे वाला का जीरो। अब किसके फ्लक्स बनेगा, तो इस वाला में देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा बाहर की ओर, इस सरफेस का लेफ्ट वाले का, इधर लेफ्ट देख रहे हो, लेफ्ट वाला ये लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले का इधर बनेगा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे है, तो 180 हो गया, माने कि 180 डिग्री हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को। तो एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो इसमें फ्लक्स होगा, तो cos 180 वाले -1 होता है, तो उसमें नेगेटिव हो गया, -E × S, इसका एरिया। अब एरिया जानते हो क्या होता है इसका एरिया, ओके, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब का हर सरफेस एक स्क्वायर होता है। ओके, तो साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो साइड ए साइड माना हुआ यहाँ पे, इसका क्यूब का साइड ए है, तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 180 वाले -1 होता है, तो -E² ये वाला में क्या होगा, इस वाला में इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री में प्लस ये ले लोगे, और उसके बाद ये तो हो गया राइट लेफ्ट। एक और देख लो आप लोग, देखो फ्रंट वाला, देखो फ्रंट वाला, ये फ्रंट वाला जो आगे वाला, पीछे वाला भी आगे वाला, तो फ्रंट वाला भी एरिया वेक्टर कितना होगा, तो फ्रंट वाला एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा, आपकी ओर बाहर की ओर होगा, इस बोर्ड के बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, तो उसमें भी जीरो हो जाएगा। तो आपका ऊपर वाला जीरो, नीचे वाला जीरो, फ्रंट वाला जीरो, बैक वाला जीरो, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो प्लस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस नेगेटिव। मैंने बोला ना कि परपेंडिकुलर जो लेना है सरफेस का, वो हमेशा बाहर की ओर लेना है, तो इस सरफेस का इधर होगा, राइट वाले का राइट की ओर और लेफ्ट वाले का लेफ्ट की ओर, इसलिए माइनस। अब तो मैंने यहाँ समझाया था भैया फिगर में, देखो तो लेफ्ट वाले का, तो लेफ्ट वाला हुआ, लेफ्ट वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ऐसे डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन है, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो E × S cos 180 डिग्री। ओके, ES cos थीटा मैंने बताया था, ES cos थीटा, E.S, ओके, ES cos थीटा, अरे ये फॉर्मूला देखो ना, ES cos थीटा जो मैंने बताया ऊपर में। ओके, तो 180 cos 180 का -1 होता है, तो ES का नेगेटिव हो गया इस केस में। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मैटर नहीं करता, वो डिपेंड करता है एंगल पे। ओके, अब उसके बाद देखो, अब ई वाला लो, ये हो गया आपका, ओके सॉरी, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया लेफ्ट वाला। अब राइट वाला निकालो, चलो राइट वाला निकालोगे तो ई एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि राइट वाला में देखो, यहाँ पे राइट वाला में इधर इलेक्ट्रिक लाइन भी इधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, तो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 हो जाएगा। ओके, कौन सा कितना डिटेल बता रहा है, चलो कोई बात नहीं, E cos 0, तो ये एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा A², तो इलेक्ट्रिक फील्ड है A², पॉजिटिव हो गया इसके में। अब बाकी टॉप बॉटम राइट फ्रंट और बैक सब जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री है, मैंने यहाँ बना दिया 90 डिग्री, cos 90 जीरो सब 90 क्लियर हो गया। चलो,
तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तब देखो इस अब पूछा जाएगा आपको कि इस क्लोज सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या वो सरफेस है, इस पर 6 सरफेस है, 6 फेस है। तो इसका अलग फ्लक्स निकाला, इसका अलग फ्लक्स निकाला, इसका अलग फ्लक्स निकाला, इसका अलग फ्लक्स निकाला, सामने वाले का अलग निकाला, अंदर वाले का अलग निकाला, सबका 6 सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे, जिसमें 2 का तो पॉजिटिव, 2 का तो आया है, 4 का तो जीरो ही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस क्यूब से चाहिए, क्यूब से, ओके, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने लिखा यहाँ पे, देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है, इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। ये इंटीग्रेशन वाला का होता है, जोड़ दो यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन है नहीं। इंटीग्रेट 5 1 + 5 2 + 5 3 5 4 5 5 5 6 इंटीग्रेशन वाला जोड़ दो यहाँ पे, जोड़ दिया मैंने, 6 सरफेस का जोड़ दो। तो 5 1 का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर था, लेफ्ट वाले का, राइट वाले का प्लस ए स्क्वायर था, बाकी 5 3 5 4 5 5 5 5 6 जीरो हो जाएगा, सब जोड़ दो, ए स्क्वायर कैंसिल, जीरो हो गया। आप कितना इंटरेस्टिंग बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग बात है, अगर इस क्यूब के अंदर कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, क्लोज मतलब बंद, ओके। अगर कोई क्लोज सरफेस है, यानी 3D सरफेस, जैसे स्फीयर हो जाए, क्यूब हो जाए, सिलेंडर हो जाए, तो अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है, माने इस क्यूब के अंदर चार्ज नहीं है, तो अभी क्यूब के अंदर चार्ज है नहीं है, कहोगे सर क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, या ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, तो चार्ज तो कहीं ना बाहर ना चार्ज होगा, या मैंने इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, तो चार्ज तो बाहर है, अंदर में नहीं है। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, ओके, तो उस केस में किसी भी क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। कहोगे क्यों सर, जब भी इलेक्ट्रिक लाइन जाएगा ऐसे करके, तो एक बार अंदर इन करेगा, एक बार बाहर जाएगा। जब अंदर इन करेगा, ध्यान देना, जब इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे अंदर इन करेगा, तो इस केस में अंदर इन करेगा, तो उस केस में इसका एरिया वेक्टर अपोजिट होगा, तो इस केस में नेगेटिव होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब बाहर निकलेगा तो एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा और इलेक्ट्रिक लाइन भी बाहर की ओर होगा, तो इसमें पॉजिटिव होगा। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर इन करता है, सॉरी फील्ड लाइन अगर अंदर इन करता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर इन करेगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन, तो जहाँ पे अंदर इन करेगा वहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होगा। क्यों सर फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि उस एरिया सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइन के। और जब बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक लाइन, तो उस केस में दोनों का डायरेक्शन सेम, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना याद रखो कि अगर फील्ड लाइन जिस सरफेस में अंदर इन करता है वहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होता है, और जहाँ पे बाहर निकलता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो याद ना, फील्ड लाइन जहाँ पे बाहर निकलता है वहाँ पॉजिटिव फ्लक्स, और जहाँ पे अंदर घुसता है वहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स, ओके, इसलिए जीरो हो जाएगा, समझ लो। तो क्लोज सरफेस में अगर चार्ज, अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में नेट चार्ज अंदर में जीरो है, नेट चार्ज नहीं होना चाहिए अंदर में, नेट चार्ज नहीं है, जीरो है, तो उससे होकर टोटल फ्लक्स, बाहर से इलेक्ट्रिक लाइन आ रहा है तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा। बस ये डेफिनेशन है, याद रखना। और क्लोज सरफेस के लिए मैंने ये फिगर, ये सिंबल इस्तेमाल किया, मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ले लो और इसमें ऐसे लगा दो क्लोज फिगर, ओके, टोटल क्लोज फिगर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। चलो दूसरा केस देख लो, दूसरा एग्जाम्पल देखो, फिगर समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रख लो, लंबा वीडियो हो रहा है, पेशेंस रख लो, ओके। तो देखो एक मैंने फिगर बनाया था, याद होगा आप लोग को, इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव से निकलता है, लोग निकल रहा है, नेगेटिव पे जाता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे खत्म होता है, हो गया ये, और निकल रहा है, मैंने ये बनाया था फिगर। अब चलो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सरफेस बना रहा हूँ यहाँ पे, एक सरफेस यहाँ पे बना रहा हूँ, एक सरफेस यहाँ पे बना रहा हूँ, एक सरफेस यहाँ बना रहा हूँ, ये सरफेस है, 4 वो सरफेस मैंने बना दिया यहाँ पे। ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस सरफेस के अंदर S1 सरफेस नाम दिया मैंने, ओके। नेगेटिव चार्ज को मैंने सरफेस S2 बोल दिया, इसको घेर दिया, गोला बना दिया या कोई सरफेस बना दिया, ये यहाँ पे S3 सरफेस बना दिया, एक सरफेस बना दिया बड़का वाला पूरा, जो सबके अंदर आ गया। अब सुनना मेरी बात को अच्छा से, अब बताओ पॉजिटिव चार्ज अंदर में है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अंदर में है, ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक लाइन तो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने बताया ना अभी, अगर फ्लक्स बाहर निकलेगा, तो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्यों सर, फील्ड लाइन तो नहीं, यहाँ पे बाहर निकलेगा तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर तो पॉजिटिव होगा। और फील्ड लाइन अगर अंदर की ओर जाएगा, यहाँ देखो यहाँ पर अंदर जा रहा है, तो फील्ड एरिया वेक्टर तो इधर अपोजिट है, तो नेगेटिव होगा। तो ऐसे याद रखो कि अगर फील्ड बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव, अगर फील्ड अंदर की ओर जा रहा है तो फ्लक्स नेगेटिव, बस यही है यहाँ पे। अब बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज में तो फ्लक्स फील्ड बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, फ्लक्स पॉजिटिव होगा, तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव हो गया। मैंने इसका फ्लक्स 5S1 बोल दिया, 5S1, मैंने इस सरफेस S1 का फ्लक्स, तो फ्लक्स थ्रू S1, ओके, फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 पॉजिटिव मैंने लेवल दिया, +5 बोल दिया मैंने, ओके। चार्ज तो इतना ही चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये भी है, तो इसमें तो फील्ड अंदर आ रहा है, फील्ड अंदर आएगा तो फ्लक्स नेगेटिव, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर तो बाहर की ओर होगा, ओके, अंदर की ओर आ रहा है तो नेगेटिव। तो इसका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, फ्लक्स का, इसका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड, इसका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सर क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है, इसलिए। चलो ये हो गया। अब बताओ S3 में, बताओ तो S3 में, ये S3 जो देख रहे हो S3, बताओ तो इसका कितना होगा फ्लक्स, इसका फ्लक्स जीरो होगा सर। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं, S3 में कोई चार्ज नहीं है, फील्ड खाली जा रहा है, तो फील्ड जा भी रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि अंदर जाएगा तो नेगेटिव, अब बाहर जाएगा तो पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव फिर नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव।
अंदर जाएगा तो नेगेटिव, बाहर की ओर आएगा पॉजिटिव, तो कट जाएगा सब, तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो S3 का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, मैं बहुत बोल रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब बताओ, अब एक ई सरफेस हो गया फ्लक्स, ओके, इसमें क्यों सर इसमें जीरो हो गया? क्योंकि इसमें इसके अंदर चार्ज तो नहीं है, अंदर में चार्ज नहीं है, जितना फ्लक्स जितना फील्ड लाइन जा रहा है उतना निकल भी रहा है, तो जाने के लिए नेगेटिव, बाहर निकलने के लिए पॉजिटिव, बात खत्म। इसलिए फ्लक्स नेट फ्लक्स जीरो। नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 इज जीरो। अब बताओ, मैं टोटल बड़का फ्लक्स बड़का सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये पूरा सरफेस मैंने बता दिया, ऐसे सबको अंदर ले लिया। तो बताओ, अंदर में पूरा चार्ज करना है, नेट चार्ज करना है, नेट चार्ज करना है, नेट चार्ज अंदर में है, प्लस क्यू माइनस क्यू का होगा जीरो, तो नेट चार्ज अंदर जीरो हो जाएगा। और नेट चार्ज जब जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो। मैंने बताया था अभी कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, बस खत्म, क्योंकि चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो S4 का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, बात खत्म। अब तो 2-3 बात समझ जाओ, ओके, ध्यान दो। अब मैंने ये अच्छी समझाया, दो एक्स्ट्रा में देखो, पॉजिटिव चार्ज अंदर रखे हुए मैंने अंदर पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यूब के अंदर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर अंदर से फ्लक्स बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है, तो फील्ड लाइन बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव, मैंने लिख दिया। तो मैंने लिख दिया, इफ फील्ड लाइन्स कमिंग आउट, अगर फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रहा है, तो चूंकि फील्ड लाइन बाहर निकलेगा इस करके, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो हम लोग को हमेशा बाहर लेना है, ओके। तो पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है, जैसे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव की ओर अंदर की ओर जाता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है, नेगेटिव में अंदर जाता है, तो इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो ऐसे याद रखो, फील्ड लाइन अंदर जा रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स, अब बाहर आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। चलो, अगर अब मैंने यहाँ लिख दिया, नोट करके देखो, अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज इनसाइड अगर अंदर में नेट चार्ज जीरो हो जाए तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। अगर अंदर में नेट चार्ज जीरो ना हो तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल तुम्हारे सामने में ये वाला एग्जांपल देखो, तो ई वाला सरफेस में S1 में पॉजिटिव चार्ज है तो नेट फ्लक्स जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। नेट चार्ज अगर नेगेटिव है, अंदर में चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव फ्लक्स होगा। लेकिन नेट चार्ज अगर जीरो है, बड़का फ्लक्स देख लो, नेट चार्ज जीरो है, या S3 देख लो, नेट चार्ज जीरो है, तो इसका फ्लक्स जीरो होगा। क्लियर हो गया? तो अगर किसी क्लोज सरफेस में नेट चार्ज जीरो है, जैसे एक और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल मैंने लिया, तीसरा एग्जांपल देखो, ये वाला सिलेंडर वाला, सिलेंडर में क्या हुआ एरिया है, एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये, ओके, 3 एरिया, 3 सरफेस है। तो इसका DS ऐसे बनेगा, इसका DS सीधा बनेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो मैंने दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ध्यान देना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक लाइन इसे अंदर क्रॉस करेगा, ये अपोजिट हो गया। तो चूंकि मैंने बताया यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ अंदर जाएगा तो नेगेटिव फ्लक्स, यहाँ बाहर निकल रहा था पॉजिटिव फ्लक्स, तो दोनों कट जाएगा, तो नेट फ्लक्स जीरो। अब बाहर ये तो परपेंडिकुलर हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर तो ये परपेंडिकुलर ना हो गया, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ना हो गया, तो कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें जीरो तो होगा ही होगा। क्लियर? मैंने यहाँ लिख दिया, लो, फाइवन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव माइनस ES, ओके, EDS फॉर्मूला पढ़ा ना, EDS cos थीटा, तो DS, ओके, x cos x -1 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म बाहर निकाल देंगे, DS का डायरेक्शन S होगा, S क्या है सर, S इसका एरिया है, मैंने S लिख दिया, इसका एरिया S है, ठीक है। टोटल एरिया, स्मॉल एरिया पहले लिया मैंने DS, ओके, और टोटल एरिया के लिए मैं कर दूँ, इंटीग्रेट कर दिया मैंने। फिर φ2 पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन इन कर रहा है, एरिया वेक्टर बाहर की ओर है तो नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकल रहा था पॉजिटिव, प्लस ES माइनस ES प्लस ES। और तीसरा सरफेस जो है ये कर्व सरफेस, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो जोड़ो, φ1 φ2 का 1 से प्लस कैंसिल, नेट फ्लक्स जीरो हो गया। चूँकि इस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना था, जीरो। इस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज जीरो था, इसलिए इसका टोटल फ्लक्स इससे कितना पास करेगा, जीरो। तो इतना याद रखो, जितने भी क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, अगर उसके अंदर चार्ज नेट चार्ज जीरो है, ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, उसका बात खत्म। क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो। यही तुम्हारा गॉस थ्योरम का आगे का एक ये बनेगा, ओके, कंसेप्ट बनेगा आगे। तो पहले क्या करोगे इस चैप्टर में, पहले एग्जांपल्स उतार लोगे, पहले एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, तीनों एग्जांपल उतार लो और उसका ये डब्बा वाला बात उतार लो, ठीक है। समझ आया? बहुत डिटेल से मैंने बताया है, आप लोग को अगर समझ नहीं आया है तो जाकर पीछे जाकर रिवाइंड करना वीडियो को, फिर से देखना, एक एक बात को मैंने समझाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ओके। चलो, क्लोज सरफेस से होकर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो, याद रखना बात को, ओके। मैंने इसमें बता दिया है, और कहीं है कुछ नहीं है। चलो, ये 2 पेज था, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। आपको कुछ याद नहीं करना है एग्जाम में, बस ये याद रखना है, ये वाला डेफिनेशन। इस चैप्टर में सिर्फ मैंने इस पूरे कंसेप्ट 1 घंटा में पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा 12 मिनट हो गया, 13 मिनट हो गया। ये पूरा सिर्फ आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए लिखने के लिए बस ये याद करना है, लिखने के लिए। बट कंसेप्ट के लिए पूरा को देखना, दोबारा वीडियो देख लेना, शांति से देखना, पूरा वीडियो देखना, पेशेंस रखोगे तभी अच्छा कर पाओगे। एक एक कंसेप्ट मैंने बक्का है, इतना लंबा वीडियो हमको पागल कुत्ता नहीं काटे हुआ है, मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट मिल सके। मैं पूरा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब फिगर जरूर बनाना अच्छा से, फिगर को देखकर डरना नहीं। 1 घंटे का वीडियो तुम पढ़ोगे अच्छा से 3 घंटा लगेगा, लेकिन सही से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है गॉस थ्योरम, जो यहाँ मैंने पढ़ा दिया,
तो ये याद रखो, मैंने क्या बताया ये वाला, कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा, नेट चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, नेट चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, बात खत्म। ठीक है, ओके। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझा। मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। चलो, मैं आप लोगों को गाना नहीं सुना पाऊंगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।